हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन के भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए फटाफट से और हेडिंग लगा लीजिए कि आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के भौतिक गुण। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा माइंड मैप बनाना चाहूंगा, जो हमने इतने दिनों में पढ़ा कि क्या क्या पढ़ा। माइंड मैड लिख दिया हमने, इट्स अ माइंड मैप। पी आएगा सर। ठीक है, तो क्या होता है माइंड मैप, व्हाट इज माइंड मैप। तो माइंड मैप के अंतर्गत हम ये सीखेंगे आज कि किन किन माध्यमों से हमने अभी तक हेलो एल्केन और हेलो एरिन को बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आर एक्स की, कि आर एक्स को हमने किन किन माध्यमों से बनाया था। मैं बस थोड़ा सा बात करूंगा आपसे कि कैसे इनका निर्माण किया गया था, बहुत ही शॉर्टकट। और आप लोग जब बहुत ज्यादा स्टडी कर लोगे तो आप भी ये माइंड मैप बनाना सीख जाओगे। जिसको ये बनने लगता है, मैं मानता हूं कि उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर फटाफट से खत्म करते हैं कि कैसे आप एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन का विरचन कर सकते हैं। तो यहां पर पहला माध्यम आता है आर डैश ओ एच द्वारा। आर डैश ओ एच, इसकी अभिक्रिया आप नॉर्मली एच एक्स के साथ करवाते हो, पी एक्स 3 के साथ पे करवाते हो और पी एक्स 5 के साथ करवाते हो। ठीक है, तो इनके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, एल्किल हैलाइड। एक और चीज जो यहां पर रह गई है, आप ये कह सकते हो कि इसे मैं यहां से मिटा देता हूं कुछ क्षण के लिए और यहां पर ऐड कर देता हूं पी एक्स 5। यहां पर एक और नया होगा, दैट इज साइनिल क्लोराइड, और इसे सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है वाई। तो वाई का आंसर आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि इसमें जो दो अन्य उत्पाद बनते हैं SO2, ये गैस होती है, साथ में HCl बनता है, ये भी गैस होती है, और प्योरली हमें प्राप्त हो जाता है RX। ठीक, ये एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया में बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाता है। तो ये पहली अभिक्रिया थी। दूसरी अभिक्रिया आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग आर डैश एच के माध्यम से भी बना सकते हैं। आर डैश एच के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण 3 ही विधियां आपकी बुक में दी गई है। सबसे पहले आपको ही बोला गया है कि आर एच का जब हम हेलोजनीकरण करवाते हैं, नॉर्मली यहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज होता है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको मोनो और पॉली हैलोजन यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है। ये वाली बात भी आपको बताई गई थी। फिर आता था कि आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनकी अभिक्रिया आप HX के साथ करवाते हैं, किसके साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। तो ऐसी स्थिति पर भी आपको RX प्राप्त होते थे, और RX जो है वो सममित में बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे। साथ में आप यहां पर ये लिख सकते हो, हाँ, RX ही प्राप्त होंगे प्योरली। और यदि असममित एल्कीन है तो यहां पर आप दो हेलो उत्पाद की संभावना बनने की ज्यादा होती है ना, दो हेलो एल्केन बनने की संभावना ज्यादा होती है। ये जो होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। ये हम अलग अलग इसके पहले वाले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। इन द लास्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। सब कुछ ठीक है ना, आज आज तो कोई दिक्कत नहीं है सर जी। क्लास थोड़ी बड़ी कर ले। चलो ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आया। साथ ही यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की अभिक्रिया आप Br2 के साथ करवाते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तब भी आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं बेटा, RX प्राप्त हो जाते हैं। ये कुछ कॉमन विधियां थी जो आपने पढ़ी थी। इसके अलावा एक और लास्ट विधि जो है वो है हैलोजन विनिमय द्वारा। ऐसे करके फटाफट से जरा, ये एक छोटा सा माइंड मैप था जिसके माध्यम से आप बना सकते थे। और थर्ड में आपके लिए थी फिनिकलेस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट्स अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत क्रमशः फिनिकलेस्टाइन में एल्किल आयोडाइड बनता है और स्वार्ट्स में एल्किल फ्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं आपको याद होनी चाहिए था। आपने ये सारी चीजें सीख ली है बच्चा इन सभी के पहले वीडियो में। अब आप लोग एक चीज तो सीख गए हो कि कैसे इन्हें बनाया जाता है ना, आप बनाना सीख गए हो। पुराने लेक्चर 6-7 लेक्चर जो आपके डले हैं विरचन के, उससे उसके अंतर्गत जो जो चीज आपने पढ़ी उसका 1 मिनट के अंदर में रिकैप था, बूस्टर था, है ना। अब आज जो सर जी क्लास थोड़ी बड़ी ले,
ले लिया करो, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ग्लास अपन थोड़ी बड़ी ले लेंगे आपसे। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने हेडिंग लगा ली? आज जो आपको हेडिंग लगानी है वो आपको थंबनेल में दिख गया होगा। आपको थंबनेल में जो हेडिंग दिखी है बच्चा, वो है AR-X एवं RX के भौतिक गुण, है ना? ये आपकी हेडिंग है, ये फटाफट से जरा लगा लो कि भौतिक गुण जो है वो क्या होते हैं, है ना? भौतिक गुण जो हमें सामने से दिखाई देते हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें भौतिक अवस्था में यानी कि उत्पाद की अवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य रूप से दिख जाते हैं। जिनमें पहला नाम जो आता है वो आता है बच्चा, पहला नाम जो आता है वो आता है अवस्था का। पहला नाम जो आता है वो मैं बात करता हूं आपसे अवस्था। ये जो आपका उत्पाद बना, जो आपका उत्पाद बना वो ठोस होगा, द्रव्य होगा या गैस होगा, अवस्था, ठीक है? फिर दूसरे इसके अंतर्गत, अवस्था के अंतर्गत हम नीचे लिख के आते हैं रंग, कि भाई साहब जो उत्पाद बना उसका रंग कैसा होगा, रंगीन होगा या फिर रंगहीन होगा। अभी आपने कितनी सारी रासायनिक अभिक्रिया देखी है, देखो। फिर फोर्थ नंबर पे हम आते हैं कि इसकी गंध कैसी होती है, कैसी होती है, गंध कैसी होती है। ये गंधहीन होते हैं, गंधहीन। अच्छा, ये क्यों लिखवा रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में, अच्छा इस बार तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम में भौतिक गुण से प्रश्न भी आए थे कि आप बताओ कि ये कम, इसका क्वथनांक ज्यादा क्यों है, ये जल्दी क्यों उबलता है, ये सारी चीजें आपको प्रश्न तो रोज देते हैं बेटा, प्रश्न तो रोज ही देते हैं, हम रोज ही। रंग गंधहीन होते हैं या फिर इनमें गंध होती है, ठीक है? ये है कुछ पॉइंट। इसके अलावा ये अभी हमने अवस्था की बात करी, ठीक है? फोर्थ नंबर पे हम आते हैं। फोर्थ नंबर पे आपसे बोलेगा भाई साहब कि इनके क्वथनांक व गलनांक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। गलनांक कैसे होंगे? फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनकी विलयता कैसी होगी, ये जल में घुलनशील है या अघुलनशील है। कारण पूछ लेगा क्यों घुलनशील नहीं है और क्यों घुलनशील है। फिर लास्ट जो आएगा वो इस टॉपिक का है और वो है घनत्व। एक निश्चित आयतन में कणों की संख्या किस में अधिक होगी, किस में कणों की संख्या ज्यादा होगी, किस में कणों की संख्या कम होगी। तो फटाफट से जरा आप ये जो मैंने आपके सामने लिखवाया है ऐसी हेडिंग लगा लो कि ये भौतिक गुणों के अंतर्गत इतनी चीजें कवर करी जाती है, ठीक है? ये आप किसी भी चीज को सामने से देख के बता सकते हो। इसके लिए जो भी उत्पाद बना है ना, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं, आप देख के ही बता सकते हो। पानी में मिला के देखो कि घुल गया तो पता चल जाएगा घुलनशील है अघुलनशील है। ठोस द्रव्य गैस, ये तो जिस भी उत्पाद में ये रखा रहेगा, मान लीजिए किसी बीकर में है तो आप ऐसे ही देख के बता दोगे कि कैसा दिख रहा है, ठोस दिख रहा है, द्रव्य दिख रहा है या गैस दिख रहा है। फिर रंग और रंगहीन है या रंगीन है, यह भी आप सामने से देख के बता सकते हो। गंधहीन है या फिर गंध वाला है, ये सुगंध जैसी आपके पास में हाथ में आएगा आप सुगंध देख के बता सकते हो। क्वथनांक गलनांक के लिए आपको ताप देनी पड़ेगी। ताप नहीं भी दोगे तो कुछ चीजें कमरे के तापमान पर ठोस होती है, कुछ चीजें कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है। अर्थात क्वथनांक गलनांक भी आप वातावरण के हिसाब से देख सकते हो, या फिर ताप दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। विलयता वाला पॉइंट मैं बता चुका हूं, घनत्व गाढ़ा और पतला। घनत्व को नॉर्मली हम गाढ़े और पतले से नापते हैं, वही निश्चित आयतन में कितने गणों की संख्या होती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको समझने हैं, जिनसे बोर्ड एग्जाम में काफी सारे ऑब्जेक्टिव, एक नहीं काफी सारे तो नहीं, कम से कम एक ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? इस बात की तो गारंटी मैं ले सकता हूं आपको कि भौतिक गुण से किसी भी टॉपिक से चाहे वो छठवां हो, सातवां हो, आठवां हो या नौवां हो, आपको एक ना एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, पक्की बात, निश्चित ही रूप से। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं बेटा अवस्था, है ना? सबसे पहले हम लगाते हैं अवस्था।
पहली हेडिंग लगा लो फटाफट से। पहली हेडिंग जो होगी वो अवस्था। जब तक मैं ना बोलूं तब तक लिखना नहीं है, अभी सिर्फ आपको हेडिंग लगानी है अवस्था। कभी कभी क्या होता है कि लाइव क्लास में कुछ छोटी मोटी एरर हो जाती है, फिर मैं कट करवाऊंगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप पहले रफ कॉपी में नोट्स बनाओगे, डायरेक्ट फेयर पे नहीं बनाओगे। तो अवस्था की यदि बात करें, अवस्था की यदि बात करें तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई साहब। क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि निम्नतर एल्किल हैलाइड, निम्नतर, और इस सभी कार्बनिक यौगिकों पर लागू होता है ना, सिर्फ एल्किल हैलाइड की बात नहीं हो रही है। निम्नतर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, मैं दोनों ही शब्द लिख सकता हूं। निम्नतर एल्किल हैलाइड, बेंजीन रिंग की बात नहीं हो रही, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन हो जाते हैं तो कार्बन की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो निम्नतर एल्किल हैलाइड, अब आप बोलेंगे सर नाम भी बताओ, तो नाम बेटा आपकी एनसीईआरटी की पहली लाइन पे ही लिखा हुआ है, पहली ही लाइन पे लिखा हुआ है। जैसे कि आपको बोला है मैथिल क्लोराइड, है ना, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल फ्लोराइड, ये सारे निम्नतर है, ये सारे निम्नतर है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl। ये जो सारे दिख रहे हैं, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये निम्नतर है, निम्नतर एल्किल हैलाइड है। मतलब इनमें कार्बन परमाणु की संख्या बहुत कम है, कार्बन परमाणु की संख्या बहुत कम है। अर्थात मैं ये कहूं 1 से 2 या 2 से 3 हो सकती है। और हैलोजन भी आपके 1 1 2 2 ही हैं, क्योंकि हैलोजन परमाणु भी अवस्था को निर्धारित करते हैं। ये बात आपको आगे पता चल जाएगी। यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 1 से अधिक है, जैसे कि मैं यदि आपसे बात करूं आयोडीन की, है ना, आयोडीन आप सभी नमक के साथ लेते हैं, सारे नमक में आयोडीन होता ही है, तो वो ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। अब मान लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या 1 है और इससे 3 आपके आयोडीन जुड़ गए, है ना, क्या जुड़ गया बच्चा? 3 आयोडीन जुड़ गए। तो पता है ये जो उत्पाद है ना, भले ही कार्बन 1 है परंतु आयोडीन कितने हो गए? 3 हो गए। पॉली हेलो यौगिक की श्रेणी में आ जाएगा और इसकी जो अवस्था होगी वो क्रिस्टलीय ठोस के रूप में हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? क्रिस्टलीय ठोस। तो ये चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, बस धीरे धीरे करके सारी चीजें अपन समझेंगे, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं। अभी ये तो ये समझो कि आपके हैलोजन 1 1 ही जुड़े हुए हैं और कार्बन परमाणु भी 1 या 2 या 3 है। तो ऐसी स्थिति में जब कार्बन परमाणु की संख्या जनरली 1 से 3 है, कितनी है बच्चा? कार्बन परमाणु की संख्या, अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या 1 से 3 में मैक्सिमम मान रहा हूं, है ना, 3 में मान रहा हूं। तो ऐसी अवस्था में जो आपके एल्किल हैलाइड है ना, वो गैस होते हैं। या तो गैस होंगे या आप ये लिख सकते हो वाष्पशील द्रव्य होंगे। वाष्पशील द्रव्य मतलब क्या होता है सर? आप खुले में रखोगे वो उड़ जाएंगे, जस्ट लाइक पेट्रोल। वाष्पशील द्रव्य, गैसीय अवस्था। जितने कम कार्बन होंगे और हेलोजन, ब्रोमीन और फ्लोरीन होंगे, तो मैंने अभी आयोडीन का जिक्र नहीं किया, यहां पर देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन है, तो यहां पर जो आपका तत्व होगा, जो आपका उत्पाद बना होगा रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू, वो कैसी होगा। अब मान लो ये जो है कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ते जा रही है, 3 से ऊपर पहुंच रहे हो आप, 3 से 10 हो जाए, 11 तक हो जाए, तो आप ये कह सकते हो ये द्रव्य हो सकता है। क्या हो सकता है? द्रव्य। और यदि आप ऊपर जाओगे तो बुक में जैसा लिखा है कि कार्बन परमाणु की संख्या अर्थात उच्च एल्किल हैलाइड, क्या लिखा गया है? उच्च एल्किल हैलाइड। जब कार्बन परमाणु की संख्या इससे अधिक हो तो आप उसे कह सकते हो कि वह द्रव्य एवं ठोस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? द्रव्य एवं ठोस। ठीक बात, यहां तक समझ में आया? कार्बन परमाणु की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी और साथ में हैलोजन परमाणु की संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो जो तत्व है आपका, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, अभी यहां पर क्लोरीन देखो, इन सभी पे क्लोरीन एक ही एक है। अब हम क्या करें, यहां पर 3 क्लोरीन ऐड कर दें, Cl3 ऐड कर दें, तो ये जो अवस्था है ये गैस से परिवर्तित होकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको समझने की, चीजें काम कैसे करती है, मैं ये वाला पॉइंट आपको घनत्व में भी समझा दूंगा। समझ में आया कैसे क्या होगा? अब एक और लॉजिक सुनो, एक और लॉजिक सुनो। एक लॉजिक मेरे हिसाब से ये कहता है कि जब आप आवर्त सारणी में जाओगे, पहले फ्लोरीन आता है, इसके नीचे क्लोरीन आता है, इसके नीचे ब्रोमीन आता है और यहां पर आयोडीन आता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये फैक्ट यदि समझ गए तो आगे अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। फ्लोरीन और
क्लोरीन, ये दोनों गैसेज हैं, है ना, ये दोनों जो है वो गैस है। ब्रोमीन द्रव अवस्था होता है, अर्थात जल है। ब्रोमीन की जो अवस्था है वो द्रवीय है। कैसी है? द्रवीय है। खुला छोड़ोगे तो वाष्पीकृत होने लगता है। और आयोडीन को हम ये कह सकते हैं कि ये ठोस होता है। ठीक बात। अब जब कोई ठोस पदार्थ किसी गैस पदार्थ से जुड़ेगा, अर्थात कार्बन से जुड़ेगा, कार्बन ठोस अवस्था में भी होता है, गैस अवस्था में भी होता है, जैसे जैसा उसे मिल जाए चीजें। तो जब ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, अब एक जुड़े, दो जुड़े, एक जुड़े तो हो सकता है द्रव्य और गैस, और ठोस और गैस मिलकर द्रव्य पदार्थ बन जाए, या इसकी मात्रा यदि बढ़ा दो, यदि आयोडीन की संख्या बढ़ जाए, नॉर्मली एक है, हो सकता है पदार्थ गैस बने, 2 हो जाए हो सकता है द्रव्य हो, 3 हो सकता है ठोस बन जाए। तो इस प्रकार से यदि आयोडीन जुड़ा है तो मुख्य रूप से इसकी संख्या के आधार पर उस एल्किल हैलाइड का घनत्व बढ़ने लगेगा। यही वाली बात घनत्व वाले सेक्शन पर लिखाई गई है। तो जैसी इनकी अवस्था होगी ना, जैसी इनकी अवस्था होगी, ये व्यवहार वैसा ही करेंगे। अब एक चीज तो तुमने समझ ली, अवस्था। अवस्था किस पर निर्भर करती? कार्बन परमाणु की संख्या और हैलोजन परमाणु की संख्या, साथ में उनकी प्रकृति भी। जैसे कि ये ठोस है, ये द्रव्य है, ये गैस है, ये किसी से भी जुड़े, ये किसी से भी जुड़े, इनकी संख्या एक है। ध्यान से सुनना, जैसे यहां पर एक एक ही हमने लिया है, तो जो उत्पाद बनेगा वो गैसीय होगा या वाष्पशील द्रव्य होगा। जैसे जैसे क्लोरीन तो जिससे भी जुड़े नॉर्मली गैस ही बनता है, परंतु क्लोरीन संख्या यदि एक से अधिक होते जा रही है, एक होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, तो ये पहले गैस होगा, फिर द्रव्य होगा, और फिर ठोस भी होते चला जाएगा। ध्यान रखें। आगे ये वाला, ये द्रव्य उत्पाद बनाता है। कार्बन यदि एक है तो गैसी होगा या वाष्पशील द्रव्य होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो यह भी ठोस होते चला जाएगा। तो सिंपल है, आपको सिर्फ एक लाइन में यदि लिखना है तो एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड तथा एथिल ब्रोमाइड। सिंपल जो बुक में लिखा हुआ है, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल फ्लोराइड तथा एथिल क्लोराइड जो है वो निम्नतर एल्किल हैलाइड है। ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और जैसे जैसे हम एल्किल हैलाइडों के कार्बन परमाणु संख्या में वृद्धि करते हैं, अर्थात उच्चतर एल्किल हैलाइड लेते हैं, वह द्रव्य और ठोस होने लगते हैं। ठीक है। कारण यह है आपके सामने, कारण यह है कि एक निश्चित जगह पे जब बहुत सारे कण आ जाएंगे, एक निश्चित जगह पर जब बहुत सारे कण आ जाएंगे तो कण पास पास होते हैं। कण कैसे होते हैं? पास पास। आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि जब कण बहुत ज्यादा पास पास हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सघन हो जाते हैं, तो पदार्थ तो ठोस होने लगता है। जब कण थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में खाली स्थान होता है, तो द्रव्य होता है। और जब कण बहुत ज्यादा दूर दूर होने लगते हैं तो वो चीजें गैस होने लगती। ठीक है। तो समझो इसे बहुत बेसिक डिटेल पे समझो। मैं ज्यादा समय ले रहा हूं यहां पे, परंतु तुम्हें समझना पड़ेगा। ये प्रश्न आता है, जैसे कि यहां पर बहुत कम कण होंगे तो चीजें कैसी होगी? गैस होगी। जब कार्बन परमाणु की संख्या बहुत ज्यादा होगी, धीरे धीरे परमाणु कणों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो चीजें द्रव्य होगी। जब बहुत ज्यादा सघन हो जाएगी तो ठोस होने लगेगी। साथ में इधर प्रकृति पे भी आप समझ सकते हो। आगे सेकंड यहां पर बात करी गई थी रंग की। सेकंड हमारा जो पॉइंट था वो बात किया गया था बेटा रंग का, कि रंग कैसा होता है। तो शुरू में ही लिखा है बहुत ही, कि शुद्ध अवस्था में जब ये बनते हैं, बिल्कुल शुद्ध होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म, शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड, सभी एल्किल हैलाइड जो है वो रंगहीन होते हैं। रंगहीन अर्थात जैसा हमारा पानी दिखता है ना, वैसे रंगहीन होते हैं। परंतु द थिंग इज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि कुछ तत्व जो है ना वो जब सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, जैसे कि ये आपने बनाया एल्किल ब्रोमाइड। क्या बनाया बेटा? एल्किल ब्रोमाइड। चलो एल्किल ब्रोमाइड को मैं लिख देता हूं RBr, और आपने बनाया एल्किल आयोडाइड, जैसे आपने बोला RI। ठीक है। ये शुद्ध थे और आपने ने ऐसी जगह स्टोर करा था जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता, तो ये द्रव्य जैसे देखेंगे, पानी जैसे देखेंगे। परंतु
जब इन्हें सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, जब इन्हें सूर्य का प्रकाश मिल जाता है तो ये रंगहीन यौगिक जो है वो रंग अपना असली रंग दिखा देते हैं और ये बन जाते हैं रंगीन। कैसे हो जाते हैं बच्चा? रंगीन हो जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कौन से हैलोजन यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन हो जाते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो भाई साहब है आयोडीन और ब्रोमीन इसका साथ छोड़ देते हैं, अर्थात ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होकर रंगीन बन जाते हैं। ठीक बात, ये आपको याद रखना है बच्चा, ये भूलना नहीं। चलो अब आते हैं अपन अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा गंध। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है गंध। गंध के लिए सिर्फ एक लाइन लिखिए कि जो हमारे हैलोजन यौगिक वाष्पशील होते हैं, अर्थात जो उड़ सकते हैं, जो वाष्प बनकर उड़ते हैं, उनमें से कई सारे जो है वो सुगंधित होते हैं। कैसे होते हैं? महकते हैं। जो वाष्पशील, अब दूसरा हेडिंग हमें लगाना पड़ेगा बच्चा, सॉरी तीसरी हेडिंग हमें जो लगानी है वो लगानी है गंध वाली। यहां पर आप ही लिख सकते हो वाष्पशील। ध्यान रहे, जो वाष्प बन के उड़ सकते हैं, वाष्पशील एल्किल हैलाइड सुगंधमय होते हैं। कैसे होते हैं? सुगंधमय। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तुम्हें, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बहुत बार देखी गई है कि वाष्पशील एल्किल हैलाइड खाली स्थान होते हैं, तो वहां पर लिखोगे सुगंधमय होते हैं। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, सुगंधमय होते हैं, ये लाइन है इसकी। तो 3 पॉइंट अभी तक हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहला अवस्था, निम्नतर एल्किल हैलाइड गैसीय होते हैं, जैसे जैसे उच्चतर एल्किल हैलाइड पर हम जाएंगे द्रव्य और ठोस हो जाएंगे। दूसरी बात हम पढ़ चुके कि रंग, सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु जब एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड की बात करें, इन्हें सूर्य का प्रकाश मिलता है तो यह रंगीन हो जाते हैं। गंध की यदि बात करें तो सभी वाष्पशील एल्किल हैलाइड जो वाष्प बनकर उड़ सकते हैं खोले छोड़ने पर, वह सुगंधमय होते हैं। 3 पॉइंट हमारा खत्म हो चुका। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है हीरो, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट। सर कल भी लाइव क्लास होगी? यस बेटा, कल भी लाइव क्लास होगी। रोज लाइव क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे तक हम लाइव क्लास लेते हैं। और यदि लाइव क्लास नहीं होती तो जो प्रीमियम बैच वाले बच्चे हैं जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, मैं आपको बता दूं बच्चा कि हम लोग ना लाइव स्ट्रीम जो अभी आपको दिख रही है ये पब्लिश है। ठीक है, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, मतलब समय नहीं, अभी हमने पब्लिश रखने का ही सोचा है कुछ दिन तक। उसके बाद में ये सारी लाइव स्ट्रीम जो है वो अनलिस्टेड होगी। अनलिस्टेड इन द मीन्स कि हमने एक बैच बना के रखा है, एक्चुअली 2 बैच बना के रखे हैं, एक बचत पैक और एक प्रीमियम बैच। देखो तुम लोग पूछ रहे हो, इस वजह से मैं बिल्कुल ही बीच में ये सब कर रहा हूं। प्रीमियम बैच, इसका प्राइस है 759 और इसका प्राइस है अभी के लिए, नॉर्मली इसका प्राइस जो है वो 1499 है, परंतु 1 मई से पहले यदि आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, अर्थात कल से पहले इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो ये है 999 का। कितने का है? 999 का है। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर और नोट्स मिलेंगे और साथ में लाइव स्ट्रीम की लिंक आपको रोज मिलते जाएगी। परंतु प्रीमियम बैच की बात करें और आप स्पेशली आपके लिए इस पर अपडेटेड नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन अपडेटेड नोट तीनों सब्जेक्ट के साथ ही, अब तुमने पूछा तो बता ही देता हूं, अपडेटेड नोट्स रहेंगे बच्चा, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव स्ट्रीम जो प्रीमियम ग्रुप है आप उस पर ऐड रहोगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिसेस के लिंक, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का जो पीडीएफ सेट होता है वो आपको मिल जाएगा, साथ ही मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको टाइमली मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैडम और मैं निकालते हैं टाइम पे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दे दिए जाएंगे। और क्या रह गया? इंग्लिश ग्रामर तो मतलब दोनों में रखा है। आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर का सब्सक्रिप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन जो थी वो भी बता दूं कि आप जब यूट्यूब चैनल पर जाते हैं हमारे, यहां पर देखो व्यू चैनल पे जब आप जाओगे, थोड़ा सा बड़ा करके तुम्हें बता ही देता हूं आज, जब आप यहां पर जाओगे ना बच्चा, तो देखो ये यूट्यूब चैनल पर आपको यहां पर सरल academy.canva साइट सरल दिख रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो
तो एक वेबसाइट ओपन होती है। ये देखो, ये वेबसाइट ओपन होगी। अभी ये थोड़ा सा झिलपिल झिलपिल आने लगा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे, परंतु कोई बात नहीं, हटा देंगे इसको। ये आ गया। तो यहां पर तुम्हें काफी सारी चीजें मिल जाएगी। अब तुम्हें खरीदने से पहले यदि देखना है कि हमारे टॉपर्स कौन कौन से थे, तो तुम यहाँ टॉपर्स देख सकते हो। स्टडी पैक का डेमो देखना है, हैंड रिटन नोट्स कैसे हैं, ये सारी चीजें तुम यहाँ पर देख सकते हो, है ना। यहाँ पर ला दूं मैं, ये देखो, यहाँ पर स्टडी पैक्स का नोट्स है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का डेमो देखना है तो वो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल चाहिए, ये पेड बैच वाले बच्चों के लिए, है ना। ये वाली चीजें जो है ये पेड बैच वाले बच्चों के लिए, यहां से चीजें पेड बैच वाले के। यदि आप छिंदवाड़ा से हैं और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट अस में है। अब बात करते हैं ऑनलाइन बैच वाले बच्चों के लिए। ऑनलाइन बैच वाले बच्चे जैसे ही ऑनलाइन बैच पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन बैच वाले बच्चे जैसे ही ऑनलाइन बैच पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखो, अब कुछ चीजें आपको दिख रहा है कि यहां पर इट्स फ्री, डेमो क्लास प्लान और फॉर पेड स्टूडेंट। तो पेड स्टूडेंट्स के लिए यदि कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो यहां पर डे वाइज लाइव क्लास लगा सकता है। जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो वो डे वाइज लाइव क्लास पर पहुंच जाएगा। तो मैं सब कुछ बता देता हूं, आज तक हमने नहीं बताया है लाइव क्लास में। तो ये देखो, यहां पर अभी तक ये हमने पहली लाइव स्ट्रीम कवर कर चुके हैं। यहां पर क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे। ये पेड बैच वाले बच्चों के लिए हो सकता है अभी आपके फोन पर खुल जाए, कुछ दिनों बाद ना खुले। सिर्फ उन्हीं वही बच्चे एक्सेस कर पाएंगे जिनको इसकी लिंक दी जाएगी। नीचे वाला जो है, यहां पर हम मैडम का वैद्युत विभव और धारिता चल रहा है, मानव जन चल रहा है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़। तो ये सारी लाइव स्ट्रीम जो डेली बेसिस पर चलती है उनकी लिंक आप यहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जरा नीचे ले लूं। यहां पर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव क्विज की प्रैक्टिस अभी फ्री है, मतलब फ्री नहीं है, मैंने ओपन करके रखी कुछ समय के लिए। जिस बच्चों को डेमो देखना है कैसे लगाना है कैसे नहीं करना, और पुराने अपडेट होते रहेंगे। साथ ही डे वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लास पे जाना है तो ये सब्जेक्ट वाइज क्लास भी है। प्रॉपरली तुम यहां पर जा सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो कौन से सब्जेक्ट की क्लास पर जाना है। जैसे बायोलॉजी पर क्लिक करोगे तो बायोलॉजी की सब्जेक्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, सभी चैप्टर्स की जो ग्रीन दिख रहे हैं इनके अपलोडेड तो है परंतु आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स। तो इस प्रकार से आप एक ही जगह पर बिना ऐड दिए, मतलब बिना कुछ करे, ये सारी चीजों पर जा सकते हो। डेमो प्लान कौन कौन से डेमो क्लास लगाना है यहां पर देख सकते हो। प्लान यदि देखना है, प्लान पे यदि तुम्हें क्लिक करना है तो वो भी देख लो कौन कौन से प्लान है। तो ये नंबर है हमारा, इस पर मैसेज करोगे सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रो की एप्लीकेशन को एक्सेस कैसे करना है सरल एकेडमी की। तो आप डायरेक्टली जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हो बच्चा, है ना। अब वापस आ जाए अपन पढ़ाई पे। तो मैंने प्रमोशन कर लिया, जो मैं चाहता नहीं था। वैसे मैं ये चाहता था कि तुम्हें पढ़ाऊं, परंतु बच्चे ने पूछा इस वजह से बता दूं। तो ट्रिपल लाइन में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जो चीजें अभी ओपन हो रही हैं वो कुछ दिन बाद ओपन होनी बंद हो जाएगी। वो सिर्फ प्रीमियम बैच वाले बच्चों को ही देखने को मिलेगी। बेटा यही है, जो भी है यही है। हमने अभी से 11th 12th और पीएनएसटी के लिए ही रखा है। सर कल भी लाइव, सर जी नीट का बैच यही है, समझ लो तुम। ठीक है, यही सारी चीजें नीट में भी आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन आते हैं क्वथनांक एवं गलनांक में, है ना। सबसे पहले आते हैं नंबर 4, चौथी हेडिंग लगा लो, क्वथनांक व गलनांक। और ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होगा, क्वथनांक और गलनांक वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इसे सिर्फ एक चीज प्रभावित नहीं करती, इसे बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है। अब इनमें कौन कौन से फैक्ट्स आते हैं, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ब्रोमीन, फिर अंत में जो आएगा वो आएगा आपका आयोडीन, है ना। तो ये जो इस वाले कलर से है ये आप सभी को पता है ये गैस होंगे। ये वाला जो है वो द्रव्य होगा और ये वाला जो है वो ठोस होगा, है ना। ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, ये चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए
कि ये गैस है, ये द्रव है और ये ठोस है। अब टू बी ऑनेस्ट, दिमाग में थोड़ी सी चीज सोचो आप कि ये चीज ठोस है, जब आप इसे ताप दोगे ना तो ये पहले गलेगी। क्या होगी? गलेगी। चलो, ये हमने लिख दिया गलेगी, फिर उसके बाद में उबलेगी, है ना। ये वाली चीज डायरेक्ट उबलेगी, इसको गलने वाला कोई सीन है ही नहीं। और ये वाली भाई साहब तो यदि ताप दोगे आप तो उड़ने ही लगेगी। क्या होने लगेगी? उड़ने लगेगी, डायरेक्ट क्वथांकित होने लगेगी, है ना। तो आपको पता है कि जो चीजें ठोस होती है वो पहले गलेगी फिर उबलेगी, जो द्रव होती है वो डायरेक्ट पहले गर्म होगी फिर उबलेगी और वाष्पीकृत होगी। इन्हें देंगे तो ये तो उड़ ही जाएगी, ठीक है, दूर दूर भागने लगेंगे, इनके कण प्रतिकर्षित होने लगेंगे। अब जब ये किसी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगी, कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ेगी, तो इनका क्वथनांक और गलनांक भी इसी प्रकार से परिवर्तित होगा। तो यही बात आपके पहली लाइन पर लिखा है कि क्वथनांक और गलनांक जो है वो हैलोजन परमाणु पर भी निर्भर करता है। हैलोजन परमाणु के आधार पर क्वथनांक, क्या लिखा है यहां पर? क्वथनांक का घटता क्रम। क्या लिखोगे आप? क्वथनांक का घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब होता है पहले सबसे ज्यादा वाला आएगा, तो यहां पर आप लिखोगे आर आई। आर आई जो है वो पहले गलेगा फिर उबलेगा, इसलिए आर आई का क्वथनांक और गलनांक, अर्थात आयोडीन जिस भी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा, अर्थात आर आई से रिलेटेड जितने भी हैलाइड होंगे वो सभी बहुत ही लेट, अर्थात उनको उबालने और गलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आता है आप हमारा RBr, ये उबलना चालू हो जाएगा, फिर आएगा RCl, फिर आएगा RI। आई होप RF, सॉरी रे RI नहीं RF, गलती से निकल गया मुंह से मेरे। तो ये देखो, ये अवस्था निर्धारित करती है भाई साहब कि आपका हैलोजन कैसे उबलेगा और कैसे नहीं उबलेगा। एक चीज आपको समझ में आ गई? एक चीज समझ में आ गई सर जी? बेटा कोई बात नहीं, लिंक खोल के देख लेना, वो जो वेबसाइट है ना ब्लैक वाली, वहां पर चले जाना, एक बार एक्सप्लोर करो, उससे सब कुछ तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। क्या है, वो कैमरे की शटर स्पीड जो है वो लाइट से मैच नहीं कर पाती, इस वजह से जो फिक्स जो हमारे पिक्स वो होती है एक्सपोजर, वो शटर स्पीड मैच नहीं कर पाती लाइट को, इस वजह से वो फ्लिकर होती है स्क्रीन। ठीक बात, अभी ठीक होगा। अब ब्लैक स्क्रीन पे वो अच्छा रिएक्ट करती है, ज्यादा लाइट नहीं निकलता, तो वो प्रॉपर उन्हीं लाइट को आपके फोन पर दिखाती है जो सही होते हैं। अब बात करते हैं अपन, क्या ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें, अब बात करते हैं अपन जो दूसरा फैक्ट इस पर निकल के आता है, वो निकल के आता है कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या, है ना। क्या है कार्बन परमाणु की संख्या बच्चा? ध्यान से समझते, यहां पर मान लीजिए कार्बन परमाणु जो है CH3X है। अब मैं आपको यहां पर, हम सिर्फ एक ही उदाहरण मानते हैं, हम क्या मानते हैं, सिर्फ एक ही उदाहरण मानते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण, जो सुटेबल उदाहरण सर को लगता है वो क्लोरीन वाला लगता है, ना। एक्स बराबर यहां पर क्लोरीन है, क्या है बच्चा? क्लोरीन है। तो एक कार्बन परमाणु यदि है तो इसका क्वथनांक और गलनांक आप बोलेंगे कम होगा। फिर मान लीजिए कार्बन परमाणु की संख्या आपने 2 कर दी, C2H5X, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, और आपने बढ़ा दिया कार्बन परमाणु की संख्या आपने और ज्यादा कर दी, C3H7X, इसका और ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है, अर्थात एल्किल हैलाइड जो है वो उच्चतर एल्किल हैलाइडों में परिवर्तित होते जाते हैं, तो वहां पर क्वथनांक भी बढ़ता है, क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ता है। इससे रिलेटेड बहुत अच्छा चार्ट जो है वो आपकी बुक में बना हुआ है, तो मैं ये चार्ट बनाने की कोशिश करूंगा आपके सामने चार्ट। वैसे मुझे ये कॉपी कर लेना चाहिए था, परंतु टाइम नहीं मिल पाया, मेरे को बाद में ध्यान आया कि ऐसा भी हो सकता है ना। तो चलो लेट्स सी, अपन बना के देखते हैं।
ये पहली लाइन है और अपन इसे यहां पर रख देते हैं ऐसे करके। तुम लोग भी बनाना है ना, ये तुम्हारे लिए भी है बच्चा। चलो बढ़िया है, स्केल हटा देते हैं, अब इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इसको यहां पर लेके आओ प्रॉपरली, और एक बार स्केल और ला लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, है ना, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देते हैं, ये लो, ठीक है। अब यहां पर आप ये बोलोगे, ये वाली जो श्रेणी है ये एल्किल हैलाइड है, इधर साइड पे क्या है, एल्किल हैलाइड है आपके, और यहां पर क्वथनांक, क्वथनांक मतलब वो तापमान जिस पर ये एल्किल हैलाइड उबलते हैं, यहां पर आप लिखोगे क्वथनांक। चलो अब 1, यहां पर लिखोगे आप 100, यहां पर आप लिखोगे 200, यहां आप लिखोगे 300, और यहां पर आप लिखोगे 400, ठीक है। अब यहां पर आपको क्रमशः 3 डब्बे बनाने हैं ना, तो मैं लेता हूं कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हम यहां पर लेंगे CH3X, फिर वही C2H5X, थोड़ा दूर कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, इसे यहां पर कर लेते हैं और इसे यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। 3 ही बनाने, हमें ज्यादा नहीं बनाने, बस तुम समझ जाओ। फिर है C3H7X, क्रमशः यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है, यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें अलग अलग कलरों को लिखा गया है। तो अपन भी 3 कलर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं अपन येलो कलर की, येलो कलर मतलब क्लोरीन। फिर बात करते हैं हमारा ब्रोमीन, भी इसी कलर का होता है, रेड कलर का होता है ब्रोमीन। और फिर व्हाइट कलर पे ले लेते हैं आयोडीन, है ना, आयोडीन जो है वो सफेद कलर का ही होता होगा। तो इस प्रकार से अपन ने लिख लिया है। अब सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं जब क्लोरीन है, जब क्या है बच्चा, क्लोरीन है, तो ये जो ग्राफ है ये 300 के नीचे है और 200 के बीच में, मतलब यहां कहीं है ना, यहां कहीं ये ग्राफ है। इसे जरा सेलेक्ट कर लूं मैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, और सेलेक्ट करके इसका कलर कैसा कर देते हैं, इसका कलर होगा येलो। अब इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। इसकी कॉपी जब अपन यहां बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसे, बस हल्का सा बड़ा कर देंगे। कितना बड़ा करेंगे, तो 300 के नियर बाय, है ना, 300 के नियर बाय कर देंगे। और इसे मुझे थोड़ा सा यहां से मिटाना होगा, तो ज्यादा ही मिट गया, ये थोड़ा ज्यादा ही मिट गया। आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, आप चाहो तो बना सकते हो ना। एक मिनट जरा, ये यहां वाली लकीर क्यों मिट गई यार, चलो, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। ये यहां पर है, ठीक है, ये यहां पर है, ये दूसरे वाले भाईजान यहां पर है। अब तीसरे वाले पे आते हैं अपन। तीसरे वाले जो हैं वो बिल्कुल 300 के थोड़ा सा ऊपर चले गए। ये देखो, ये क्लोरीन की बात है। तो क्लोरीन यदि जुड़ा है, कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, तो मेरे हिसाब से 250 के आसपास या 248, फिर ये होगा 298 और ये हो गए 310 या 320 के आसपास। तब जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो और उससे क्लोरीन, कार्बन परमाणु की संख्या 1 और क्लोरीन भी 1, कार्बन परमाणु की संख्या 1 और कार्बन परमाणु की संख्या 2 और क्लोरीन 1, कार्बन परमाणु की संख्या 3 और क्लोरीन 1, अर्थात ये सारे मोनोक्लोरो उत्पाद हैं, परंतु कार्बन परमाणु की संख्या पहले, इसकी बात यदि करें तो यहां पर ये क्लोरोमेथेन होगा, ये क्लोरोएथेन होगा और ये क्लोरोप्रोपेन होगा। तो जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ रही है, क्रमशः क्वथांक उसका बॉइलिंग पॉइंट भी है जो बढ़ रहा है। फिर यदि हम यहां पर दूसरा हमारा यौगिक ले लें विच इज ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जितना भी होगा सबका इससे अधिक ही होगा, है ना, जितने भी ब्रोमीन आप लोगे वो क्लोरीन से अधिक ही होंगे, ये वाली बात कही गई है। फिर आप जब आयोडीन ले लेंगे तो आयोडीन जो है वो सबसे ज्यादा ताप पर उबलेगा, और यही वाली बात मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी
तो इस प्रकार से आपकी बुक में ग्राफ बना हुआ है कि कार्बन परमाणु की संख्या और हैलोजन परमाणु की प्रकृति किस प्रकार से क्वथनांक और गलनांक को प्रभावित करती है। ठीक बात। तो ये वाला ग्राफ जो है वो एनसीईआरटी में बना हुआ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये ग्राफ बना हुआ है जो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कार्बन की संख्या और हैलोजन परमाणु की प्रकृति, अर्थात आयोडीन यदि है, आयोडीन किसी के भी साथ जुड़ा है तो आयोडीन यदि है तो जो आपका क्वथनांक होगा वो हमेशा हायर ही होगा। क्लोरीन यदि है, क्लोरीन क्या है, गैस है, वो किसी के साथ जुड़ेगा तुरंत उबलेगा। ब्रोमीन जल है तो जल उबलेगा। आयोडीन है, आयोडीन पहले गलेगा फिर उबलेगा, है ना, ऐसे समझोगे। तो ये हो गया कार्बन परमाणु की संख्या और हैलोजन परमाणु की प्रकृति का आधार। अब एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है और उस पॉइंट को बोलते हैं हम समावयवता। क्या बोलते हैं, समावयवता। नॉर्मली इसके पहले जब मैंने इस सेशन को, मतलब इस टॉपिक को 2 बार पहले पढ़ा चुका है, मतलब ये तीसरा ईयर, थर्ड ईयर है मेरे को इसको, इस चैप्टर को पढ़ाते हुए, है ना। तो जब मैं पढ़ाता था तो इन लेक्चरों में मैं समव्यवता को भी शामिल करता था, परंतु समव्यवता वाला जो पार्ट है वो 11th का है, इस वजह से मैं अब उसे छोड़ देता हूं। उसके लिए 11th का स्पेशल वीडियो। समव्यवता की बेसिक परिभाषा की बात करें हम तो अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। उदाहरण यहां पर जो उदाहरण लिखा गया है वो ब्रोमोब्यूटेन का लिया गया है। आपकी बुक में जो उदाहरण है वो ब्रोमोब्यूटेन का है। ब्रोमोब्यूटेन का सूत्र यहां पर यदि आप बोलेंगे C4H12, है ना। यहां पर आप लिखेंगे C4H यहां पर इसकी संरचना आपकी बुक में बनी हुई है। चलो मैं वही बनाता हूं क्योंकि यहां पर कुछ चीजें मुझे गलत लग रही हैं, इस वजह से पहले वाले में इन्होंने 10 वो बना दिया है तो इधर वाले में कम कैसे कर दिया है। चलो छोड़ो, हम लेते हैं उदाहरण CH3 CH2 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 Br। ये ब्रोमोपेंटेन है बेटा, है ना। ये क्या है, ब्रोमोपेंटेन, या फिर आप ये कह सकते हो ब्यूटिल ब्रोमाइड, है ना, ये दूसरा नाम है इसका। साथ ही हम अब कलर चेंज करेंगे तो ये होगा CH3 CH2 CH Br CH3। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम फिर से लेंगे, यहां पर अब जो स्थिति होगी वो होगी CH3 CH3 और यहां पर हमने कर दिया Br। तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 4 कार्बन है, ठीक है, 6 और 3 जो है वो 9 आपके हाइड्रोजन है और 1 Br है। तो ये इसका अणु सूत्र है। सिमिलरली मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं कंफ्यूज हो गया था। फिर यहां पर आप इसे देखोगे C4 ये रहेगा और आप जब हाइड्रोजन गिनोगे 3 3 दूनी 6 और 3 9, यहां पर इसका भी यही सूत्र है। इधर पे देखोगे तो आपके 4 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन 9 होंगे और Br जो है वो 1 ही होगा। तो ध्यान से यदि आप देखोगे तो मैंने वही बोला था कि अणु सूत्र समान होगा परंतु संरचना जो है वो अलग अलग होगी। कैसी होगी, अलग अलग। अब यदि आपने वर्गीकरण वाला वीडियो देखा है, वर्गीकरण वाला वीडियो अर्थात जो पहला और दूसरा लेक्चर मैंने, मेरे हिसाब से हाँ दूसरा लेक्चर जो हमने पढ़ा था वहां पर ये सारी बातें हुई हैं। तो इसे आप बोलोगे एन श्रृंखला, इसे बोला जाता है एन श्रृंखला। ये वाली है एन श्रृंखला, ये वाली है आइसो श्रृंखला और ये वाली है नियो श्रृंखला।
तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चा इसका? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा ब्रांच, जितनी अधिक ब्रांच, जितनी शाखा कार्बन यहां पर बनाएगा, जितनी शाखा यहां पर कार्बन बनाएगा, उसका जो क्वथनांक और गलनांक है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्वथनांक की बात करी गई है, तो शाखा बढ़ने पर जो है वो क्वथनांक में कमी आती है। इसका होगा 346। यहां पर शाखा ज्यादा है ना, एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही, दो ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? दो ब्रांच है, तो यहां पर क्वथनांक जो है वो ज्यादा है। ठीक है, मैं ये कहूं कि नॉर्मली प्रॉफिट यदि ज्यादा है, किसी भी ब्रांच को डालने का प्रॉफिट यदि ज्यादा है, तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो जाते हैं, एक्सपेंस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पर भाई साहब यदि ब्रांच ज्यादा होगी तो क्वथनांक और गलनांक उसका उतना ही कम हो जाएगा। ज्यादा ब्रांच, कभी कभी ज्यादा ब्रांच कम मार्जिन दे देते हैं, तो बेसिक में से यहाँ पर ऐसा ऐड नहीं कर सकता। आप ये समझो कि ब्रांच यदि ज्यादा है तो क्वथनांक और गलनांक जो है वो कम हो जाते हैं। सिमिलरली जब आइसो की बात होगी, जब एक ब्रांच होगी तो क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ेगा। हम सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो केल्विन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? केल्विन की। ये तो मैं सेल्सियस पे निकालना है, 273.15, इससे माइनस कर देना, इस पे माइनस कर देना तो तुम्हें सेल्सियस में भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें एन श्रृंखला का, तो एन श्रृंखला का जो क्वथनांक है वो सबसे अधिक होता है। कैसा होता है बच्चा? सबसे अधिक इसका होगा 375 केल्विन। अर्थात यदि कार्बन परमाणु की संख्या सीधी जुड़ी हुई है, बिल्कुल सीधी, तो वो सबसे लेट उबलेगी। यदि उसमें एक आध भी ब्रांच है तो उसका क्वथनांक जो है वो कम हो जाएगा। यदि और ज्यादा ब्रांच है तो क्वथनांक और कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात है। सर इस चैप्टर का नाम आपको सामने दिख रहा होगा, देखो, हेलो एल्कीन और हेलो एरिन, दूसरे भाग में है एनसीईआरटी के, वहां आपको मिल जाएगा। तो अर्थात अणुसूत्र समान, संरचनाएं भिन्न भिन्न, उसमें भी यदि आपकी संरचना में जितनी अधिक ब्रांच होगी, गलनांक उतना ही, क्वथनांक उतना ही कम होगा। ब्रांच यदि एक निकली है तो क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ेगा, यदि कुछ भी ब्रांच नहीं है तो क्वथनांक जो है वो सबसे अधिक हो जाएगा। यह है समावयवता का गुण। ठीक इसी प्रकार से यही सेम चीज जो है वो लागू होती है किस पर? वेंजिन रिंग पर। और वेंजिन रिंग पर ब्रांच का कोई लेना देना है ही नहीं। वेंजिन रिंग पे ब्रांच का लेना देना नहीं है बच्चा। वेंजिन रिंग पे ये देखा जाता है कि आपका हैलोजन जो है वो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा है या पैरा स्थिति पर जुड़ा है। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ बना लेता हूं आपके उत्पाद। ये आपके वेंजिन रिंग है। वेंजिन रिंग से सबसे पहले एक क्लोरीन सदी को यहां पर जोड़ देते हैं, तो ये पैरा स्थिति पर जुड़ गया। अब मान लो एक क्लोरीन ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा है, एक क्लोरीन मेटा स्थिति पर जुड़ा है और एक क्लोरीन पैरा स्थिति पर जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्लोरीन यदि पैरा पैरा स्थिति पर जुड़े, कहां कहां जुड़े हैं? पैरा पैरा स्थिति पर जुड़े हैं, तो ये जालक के भांति व्यवहार करके अपने अणुओं को जोड़े रखते हैं, और जालक के भांति जोड़े रखने के कारण पे इसका गलनांक जो है वो सबसे अधिक होगा। क्या होगा? इसका गलनांक जो है वो सबसे अधिक होगा, जो कि बुक में लिखा है 323 केल्विन। ये क्या है बच्चा? गलनांक है। पहले ये गलेगा, जैसे कि यहां पर बताओ कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। आपको पहले ही बता दिया गया था कि कार्बन परमाणु की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, अर्थात उच्चतर एल्किल हैलाइड होंगे या एरिन हैलाइड होंगे, तो उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। 6 कार्बन हो गए, साथ में क्लोरीन भी जुड़ा है, तो इसकी अवस्था कैसी होगी? ठोस होगी। तो पहले ये गलेगा, उसके बाद में जब ये गल जाएगा तो फिर उबलेगा। तो यहां पर 448 जो है वो इसका क्वथनांक होगा, और 323 जो है वो गलनांक होगा। सिमिलरली जब इसकी बात करेंगे अपन, अब ये एक पैरा स्थिति पर है, एक मेटा स्थिति पर है। ठीक है, तो इसका गलनांक जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा कम यदि बोले तो सर ये 249 वाले तापमान पर ही उबल जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी तो ये 446, बहुत ही थोड़ा सा माइनर सा अंतर होगा। और ये भाई साहब इनका गलनांक सबसे कम होगा, अर्थात 256 होगा। इनका गलनांक जो है वो 256, ये इसका सबसे कम है, इस वाले का सबसे कम है। 256 केल्विन ऑर्थो का होगा, और साथ में इसका क्वथनांक जो है वो 453 के होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझेंगे,
और किस प्रकार से? सबसे ध्यान से यदि देखोगे तो पैरा पैरा का जो गलनांक है वो सबसे अधिक होता है और क्वथनांक भी ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा होता है। गलनांक, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, गलनांक इसका सबसे अधिक होगा और क्वथनांक जो है वो इसका सबसे अधिक होगा, है ना। ध्यान से देखोगे गलनांक जो है वो इसका सबसे अधिक है और क्वथनांक जो है वो इसका सबसे अधिक है। यहां पर 453 है इसका सबसे अधिक, ठीक है। परंतु जब गलनांक की बात आएगी तो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको कल हमने एक उत्पाद बना के बताया था, दो उत्पाद बने थे ना, एक पैरा स्थिति पर जुड़ा था, एक ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा था, एक यहां पर जुड़ा था, एक यहां पर जुड़ा था। तो आपको बताया गया था कि पृथक्करण की विधि जब हम करेंगे तो इस वाले का जो गलनांक है, इस वाले का जो गलनांक है वो आपके सामने अभी 256 लिखा है हमने, कितना लिखा था 256 के, ये जल्दी पानी बन जाएगा। उबलने की बात आएगी तो देर से उबलेगा, है ना, विचित्रता देखो। उसके बाद में जब इसकी बात करेंगे तो ये 323 के तापमान पर गलेगा और उबलेगा कितने पे 448 पे। ये कितने पे उबला रहा बेटा 453 पे, 453 पे ये उबलेगा, 256 पे ये गलेगा। सिमिलरली इसी के प्रकार से देखें 323 पे गलेगा और 448 पे उबलेगा। तो हमें यदि सिर्फ अलग करना है तो हम सिर्फ गला के काम चला लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें समझोगे। अब लास्ट वाला जो लास्ट दो पॉइंट बचे हैं, लास्ट दो पॉइंट में जो हमारा अगला पॉइंट आने वाला है वो है नंबर 5। और नंबर 5 की बात करें घनत्व। एक निश्चित आयतन में जितने अधिक परमाणु होंगे, निश्चित आयतन में जितने अधिक द्रव्यमान होंगे, द्रव्यमान का मतलब कण, द्रव्य होंगे, एक निश्चित आयतन में जितने अधिक द्रव्य होंगे अर्थात कण होंगे, उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो घनत्व की यदि बात करें तो एक और लाइन क्वथनांक से रिलेटेड है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती है। आप ये लिखेंगे कि Rx का क्वथनांक जो है वो हाइड्रोकार्बन से हमेशा अधिक होता है। क्या लिखोगे? Rx के अर्थात एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन का जो क्वथनांक है वो हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। क्यों होता है? तो उसका कारण है ध्रुवीयता, ठीक है। एक तरफ माइनस आवेश आ जाता है, एक तरफ प्लस आवेश आ जाता है, एक दूसरे को आकर्षित करके रखता है, ठीक है। और इस आकर्षण अंतराणुक आकर्षण बल के कारण पे एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक है वो हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज्यादा होता है बच्चा, ठीक है। ये वाली ऐसी छोटी छोटी चीजें इस बार के एग्जाम में बहुत पूछी गई हैं। ये जो डिटेल्स चीजें है ना जो बहुत ज्यादा पूछी गई। अब देखो आप लोगों ने C-S आवंत की प्रकृति पढ़ी थी, वहां पर आपको ये बताया था मैंने कि R जो है पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे बच्चा तो साथ छोड़ेंगे क्या? आंसर होगा नहीं छोड़ेंगे। और नहीं छोड़ेंगे तो इनका मतलब ये एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे और जाने नहीं देंगे तो जो टाइप की स्थिति हो जाएगी। तो ये जल्दी ही क्वथांकित नहीं होंगे। परंतु जब RH होगा, सहसंयोजी आबंध होगा, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ में उतना अच्छा आकर्षण नहीं रखेंगे और जल्दी जल्दी उबलना चालू हो जाएंगे। इसलिए बोला गया कि एल्किल हैलाइड जो है वो RH की तुलना में अधिक देर से क्वथांकित, तो उनका क्वथनांक जो है वो अधिक होता है। घनत्व की बात करें तो यदि आयोडीन है तो घनत्व ज्यादा होगा, अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ, या मैं ये कहूं एल्किल हैलाइड, उच्चतर एल्किल हैलाइड जितने ज्यादा होंगे उनका घनत्व उतना ही अधिक होगा। यही बात यहां पर लिखी है। हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो आयोडो तथा पॉली व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या हैलोजन परमाणु की संख्या तथा हैलोजन परमाणु के द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व भी बढ़ता है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि ये जल से भारी होते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोला है कि कार्बन परमाणु की संख्या, सबसे पहला पॉइंट है कार्बन परमाणु की संख्या। दूसरा ये बात बोला गया कि हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या। तीसरी बात ये बोला गया कि हैलोजन परमाणु का आकार, क्या बोला गया है? हैलोजन परमाणु का आकार। तो आकार की यदि बात करें तो आयोडीन का ज्यादा होता है, Br का कम होता है, Cl का सबसे कम होता है, ठीक है। हैलोजन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 इस प्रकार से हो सकती है, 1 2 3 4। इन्हें जरा ऊपर करते हैं अपन, है ना, इसे थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं। अब तुम सब लोग तो ये समझ चुके हो कि क्लोरीन जो है वो गैस होती है,
क्लोरीन जो है वो गैस होती है, ब्रोमीन जो है वो द्रव्य होता है और आयोडीन जो है वो ठोस होता है। अब हेलोजन कार्बन परमाणु की संख्या एक है, कार्बन परमाणु की संख्या एक है, हेलोजन परमाणु भी एक है, और यहां पर तीनों में से कोई एक एक जुड़ा हुआ है, जैसे कि एक क्लोरीन जुड़ा है, एक ब्रोमीन जुड़ा है, एक आयोडीन जुड़ा है। तो आप बड़े आसानी से देख के बता सकते हो कि आयोडीन वाला जो होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, ब्रोमीन वाले का कम होगा और क्लोरीन वाले का सबसे कम होगा, है ना। अब आप सपोज करो कि कार्बन परमाणु की संख्या एक ही है और जो क्लोरीन है उसकी संख्या दो है और ये एक एक ही है, अर्थात सिंपल सी बात करें कि परमाणु द्रव्यमान जो इनसे मिलकर, इन तीनों से मिलकर जो भी अणु बनेगा, जो भी यौगिक बनेगा, जो भी यौगिक बनेगा, उसका अणु भार जितना अधिक होगा, क्या बोल रहे हैं हम, उसका अणु भार जितना अधिक होगा उसका घनत्व भी उतना अधिक होगा, है ना। बड़ा सिंपल लॉजिक है। जिसका अणु भार, द्रव्यमान बढ़ेगा या अणु भार बढ़ते जाएगा तत्व का, उसका घनत्व भी बहुत ज्यादा होगा। एक टेबल आपके सामने बनी होगी, तो उस टेबल को समझने के लिए जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे ही आप ये कह सकते हो बच्चा कि घनत्व भी बढ़ेगा। अब लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है विलयता। लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा विलयता, और विलयता सिर्फ दो चीजों से नापी जाती है। विलयता सिर्फ दो चीजों के साथ हम देखते हैं। सबसे पहला होता है जल और दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो इसके लिए बात कही कि जो आपके आरएक्स हैं वो कार्बनिक यौगिकों में बहुत आसानी से घुल जाते हैं, कार्बनिक यौगिक में बहुत आसानी से घुल जाते हैं। परंतु जब H2O की बात होती है तो RX जो है वो अल्प विलय है। अल्प विलय का मतलब क्या है सर? अल्प विलय का मतलब यही है कि जो निम्नतर वाले एल्किल हैलाइड हैं वो बहुत आसानी से, या आसानी से नहीं, घुल सकते हैं। तापमान में वृद्धि करोगे आप थोड़ा सा तो घुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर H2O के बीच होता है हाइड्रोजन आबंध। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन आबंध। और ये दूसरे तत्वों को आने नहीं देता, कुछ विशेष प्रकार के तत्वों को आपस में आने नहीं देता। तो सबसे पहले हमें H2O के आबंध, हाइड्रोजन आबंधों को तोड़ना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन आबंध तोड़ेंगे तब जाके RX मिलेगा, और RX के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो H2O के हाइड्रोजन आबंध को तोड़ सके। तो वो ऊष्मा यदि हम बाहर से दे दें और RX और H2O को मिलाए तो मिल सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ये अल्प विलय है। परंतु जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, कार्बन सब परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, उसकी H2O में विलयता उतनी ही कम होते जाएगी। और RX एल्किल हैलाइड यदि हम डायरेक्ट कार्बनिक यौगिकों में घुलेंगे तो घुल जाएगी, क्योंकि यहां पर आबंध बनाने की आवश्यकता है नहीं है। आपस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है जो इनकी विलयता को बढ़ाता है। अर्थात एल्किल हैलाइड कार्बनिक यौगिकों में विलय है परंतु जल में विलय नहीं है। जल में विलय होने का कारण यह है कि यह यहां पर हाइड्रोजन आबंध नहीं बना सकते, जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बना सकते। ठीक बात। यहां आके इस टॉपिक को पूर्ण रूप से मैं समाप्त करता हूं। मतलब टॉपिक को, हाँ टॉपिक को, मेरे को लगा मैंने चैप्टर बोल दिया बेटा। ये वाला टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। नोट्स के लिए आप मैसेज कर सकते हो या प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास में। नोट्स अलग से भी मिल जाएंगे, और यदि रोज लाइव क्लास लगा रहे हो, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ चाहिए तो सब्सक्रिप्शन ले लो, सस्ता है। अभी एक दो दिन तक सस्ता ही रखने वाले हैं हम, है ना। जो भी बच्चा देख रहा है मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें। कल से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पैटर्न, एक एक टॉपिक आप देखोगे तो इसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाएं चालू होगी और बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कल वाली जो रिएक्शन स्टार्ट होगी ये आगे तक आपको काम पड़ेगी, ठीक है। तो बस नेक्स्ट क्लास इज बायोलॉजी। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी है बायोलॉजी, है ना। चलो नेक्स्ट क्लास जो है वो है आपकी बायोलॉजी की है बच्चा। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी है बायोलॉजी की, ठीक है। काय की क्लास है आपकी नेक्स्ट? बायोलॉजी की। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बना रहा हूं। बायोलॉजी की है नेक्स्ट क्लास। कितने देर बाद होगी बच्चा? तो ये हो जाएगी 8 बजे से स्टार्ट। 8 बजे से मैडम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि कितने बजे से स्टार्ट होगी। बस कमेंट सेक्शन में अपडेटेड रहना। नेक्स्ट क्लास इज बायोलॉजी, मिक्की माउस के साथ ये चालू होगी।
सर जी होमवर्क, होमवर्क होमवर्क आपको मिल जाएगा। होमवर्क, होमवर्क बेटा कल देता हूं मैं, है ना। आज तो तुमने पढ़ लिया है, जो पढ़ा है वो कल याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जो आपने आज पढ़ा है वो कल आपको याद है कि नहीं याद है, वो अपन देखेंगे। तो मैं कल दूंगा आपको होमवर्क, आज नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना, जल्दी मुलाकात होगी कल फिर से। तो आ जाइएगा टाइम पर। राधे राधे।